गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आप लोगों को पिछले क्लास में जो डिस्कस किए थे उसके बारे में बता दूं शॉर्टकट में। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्पर्सन के बारे में। आज की क्लास में मेनली मुझे डिस्कस करना है ह्यूमन आई के बारे में एज ए पॉइंट ऑफ फिजिक्स। हम लोग को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है ह्यूमन आई के बारे में कि ह्यूमन आई का क्या फंक्शन होता है, किस तरह से वो वर्क करता है, किस तरह से वो उसके कौन कौन से पार्ट जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं या क्रिएटिव होते हैं, इमेज को फॉर्मेशन करने में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे लाइक मुझे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। बट जैसा कि हम लोगों ने पीछे की क्लास में डिस्पर्सन के बारे में काफ़ी डिटेल से आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, उसमें मैंने आप लोगों को लैंग्वेज के साथ साथ आपको मैथमेटिकली भी डिस्कशन किए थे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये ह्यूमन आई के इमेज के बारे में थोड़ा सा कभी कभी एग्जाम में आपको दे दे कि कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि आई के बारे में विद डायग्राम आपको कह देगा कि किस तरह से वो वर्क करता है, वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। बायोलॉजी में भी और फिजिक्स में भी बराबर पूछते रहता है। तो हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के एंगल से चलते हैं कि ह्यूमन आई के किस तरह से काम करता है उसका डिस्कशन करना है। देखिएगा सबसे पहले देखिए कोशिश करते हैं इमेज बनाने का। मुझे पर्टिकुलर इमेज बनाने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ये मोटा होती है, फिर यहाँ पे भी ये थोड़ा सा मोटा होता है। ये डबल लाइन नहीं जानी चाहिए। इस तरह से ये फिर जाते हैं। एक पार्ट आपका यहाँ पे हो जाता है, इस मेजर को आप लोग याद रखिए। फिर आपका एक यहाँ से चली जाती है, फिर आपका एक यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे आपका एक पार्ट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस चीज को हम लोग शो करें। अब थोड़ा सा ब्लू पेन लेते हैं, ब्लू पेन से कुछ शो करना। इसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो भी चीज हम लोग यहाँ पे लिखे आई हम लोग फॉर्म किए। देखिएगा ये जो आपका है ना ये पार्ट, ये आपका कॉर्निया कहलाता है। सबसे पहले लाइट जो होता है वो कॉर्निया पे, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, इसी कॉर्निया पे लाइट जो होती है वो इंसिडेंट करती है। इस चीज का नाम रखेंगे, क्या नाम इसका? कॉर्निया। फिर ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जहां से लाइट इंटर करती है हमारी आंख के अंदर में, ये जो पार्ट है इसको हम लोग, इसको जो ये पार्ट है इसको हम लोग पुपिल के नाम से जानते हैं। ठीक, ये पुपिल होता है। ठीक, जिसको हम लोग ये ब्रैकेट के अंदर में लिखे ना, ब्रैकेट के अंदर में ये पुपिल होता है, थ्रू विच लाइट इंटर्स इन द आई, जिसके जिस रास्ते से होकर के लाइट जो होते हैं हमारे आई के अंदर में एंटर करते हैं। फिर ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा जो है ये इस तरह से बना हुआ है, ये आपका कहलाता है लेंस। याद रखेंगे ये आपका क्या है? लेंस। ये आपका है लेंस। इसके बाद ये जो आपका आता है ये आपका लेंस हो गया। इससे ये जो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया और ये पुपिल के मिडल में जो है कुछ लिक्विड भरी हो रहती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। तब तो लाइट इससे पास करते हुए पुपिल के थ्रू हमारे आई के मतलब आई के अंदर में जाती है। इस ये जो लाइट होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक मिनट रुकिए, ब्लू पेन से लिखते हैं। ये जो है आपका, ये जो लाइट ब्लू कलर से मैंने डॉट डॉट किया है, बिटवीन द कॉर्निया एंड पुपिल के बीच में क्या होता है? ये एक्वस ह्यूमर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। बस दो चार टर्म है इसको केवल याद रखेंगे, उसके बाद कहानी खत्म है। यहाँ पे हम लोग को बायोलॉजिकली यहाँ पे फंक्शन नहीं बताना है कहाँ पे क्या होता है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। यहाँ पे जो होती है ना ये आपका कहलाता है रेटिना, जहाँ पे हम लोग का इमेज फॉर्म होता है। फिर आपका यहाँ पे जो होता है ये ऑप्टिक नर्व होता है। ऑप्टिक नर्व डायरेक्शन इधर देनी चाहिए।
ऑप्टिक नर्व होता है, और ऑप्टिक नर्व का काम होता है जो आपका आई जो होती है उसके अंदर में आपका कॉन्वेक्स लेंस होती है, जो कि आपको हेल्प करते हैं कैसा इमेज बनाने में। अब कन्वेक्स लेंस है तो डेफिनेटली रूप से आपका वैसे तो दोनों तरह की आपका इमेज फॉर्मेशन होती है, बट यहाँ पे जो नॉर्मली आई में इमेज फॉर्मेशन होती है वो इन्वर्टेड होती है, और आपका क्या कहते हैं उसको रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो जब रियल एंड इन्वर्टेड होती है तो ये ऑप्टिक नर्व ही जो है आपका वो क्या करते हैं, उस इमेज को अपने सेंस ऑफ विजन से इस इमेज को वो इरेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक, ताकि हम लोग उसको सीधा देख सके। वरना ये आपका इन्वर्टेड होती है, उल्टा होती है, जिसको हम लोग बस उल्टा है तो हमारा जो ये ऑप्टिक नर्व ही होता है जो उसको सीधा करने में हेल्प करती है। इसको हम लोग कोर्वाइड के नाम से जानते हैं, ये जो पार्ट है ना इसको हम लोग कोर्वाइड के नाम से जानते हैं, इस बात को याद रखेंगे। फिर इसमें और भी कोई पार्ट है, अच्छा एक दो पार्ट और भी है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिएगा ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग सिलियरी मसल्स के नाम से जानते हैं, सिलियरी मसल्स। बस इसी तरह से हम लोग समझ में लेंगे कौन किसका काम क्या है। ये सिलियरी मसल्स का काम होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, तो ये जो हमारे आई के अंदर में ये सिलियरी मसल्स होती है, ये एडजस्ट करने का काम करती है फोकल लेंथ को। क्योंकि अगर हम फोकल लेंथ को एडजस्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो इमेज डिस्टेंस होती है वो फिक्स होती है। हमारे इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारे आई में जो आपका ये लेंस है उसके ऑप्टिकल सेंटर जहां पे होगी उसके और इमेज के बीच का डिस्टेंस, तो इमेज तो मेरा फिक्स है कि रेटिना पे बनेगी, तो इसका मतलब ये दोनों तो डिस्टेंस फिक्स है। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे, तो ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पे सिचुएटेड है, इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर डिपेंड करती है तो डेफिनेटली रूप से हमारे आंख में कोई ना कोई ऐसा आपका पार्ट्स होगा हमारे बॉडी का, या हमारे आई का कोई ना कोई ऐसा पार्ट्स होगा जो हेल्प करता होगा फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में, तब तो वो लेंस के फॉर्मूला को वो सेटिस्फाई करेगा 1/v-1/u=1। तो ये जो चीज है ना, इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये सिलियरी मसल जो होता है वो खुद को एडजस्ट करते हैं, जिसके बारे में फिर आगे क्लास थोड़ा देर 5 मिनट के बाद फिर मैं उसकी भी डिस्कस करने वाले हूं, जिसको हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन या एकोमोडेमिंग पावर के नाम से भी जानते हैं। उस चीज का मैं एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। तो मेनली रूप से जो सिलियरी मसल्स का काम है उसका बस यही काम होता है कि ये आपको एडजस्ट करने में हेल्प करेगी, और कब कितना, और ये भी हेल्प करती है कि हमारे आई के अंदर, अब जैसे मान लीजिए कि किसी कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा फेंट है, फेंट मतलब धुमला जैसा, अब अगर वो धुमिला कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को मुझे देखने के लिए, क्लियरिटी के लिए हम थोड़ा सा अपने आई को ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं उस ऑब्जेक्ट पे। तो उस केस में आई को कंसंट्रेट करने का मतलब हुआ कि अपने आई से मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ लाइट हम लोग चाहते हैं कि हमारे आई से इंटर करे और उस ऑब्जेक्ट पे हम लोग कंसंट्रेट कर सके। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो आपका ये जो पार्ट है, जो मैंने ब्लैक कलर से ज्यादा हाईलाइट किया, ये आपका आइरिस कहलाता है। ये थोड़ा सा फैलता है और ये क्या करता है कि और फैल करके हमारे आई के अंदर में लाइट का जो अमाउंट है उसको और ज्यादा से ज्यादा वो इंटर करने में हेल्प करते हैं। तो ये आपका हो गया आइरिस। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ये आपका आइरिस हो गया। और यहाँ पे होता है, इसको हम लोग फोब्स के नाम से भी जानते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम लोग फोब्स कहते हैं। तो इस तरह से मुझे लगा अच्छा एक रेटिना के बारे में नहीं बताया। देखिए रेटिना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी के बारे में एग्जामिनेशन में आपको बराबर पूछते जाएंगे, भी पूछे भी जाते हैं। तो रेटिना हमारे आई के वो पार्ट है जहां पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है, समझ लेंगे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के ये आपका एक्वासोमर था। इससे आई के अंदर में भी एक लिक्विड होती है जिसको मैंने डॉटेड कलर से ब्लैक पेन से यहाँ पे हम लोग डॉट कर रहे हैं, ये आपका कहलाता है विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर क्या कहते हैं इसको, विट्रियस ह्यूमर के नाम। तो ये आपका क्या आता है विट्रियस ह्यूमर। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन तो कर लिए, कहाँ पे क्या है इमेज का फॉर्मेशन का, ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो आई का डायग्राम है वो हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, रे डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम लोग मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे। जैसा कि इमेज थोड़ा सा ज्यादा हम लोग यहाँ पे गैदरिंग कर दिए हैं, थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि इसको ज्यादा क्लियरिटी कर ले। तो देखिएगा ध्यान से आप लोग देखेंगे। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट मान लिया कि मैंने यहां पे ले लिया, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब हम जब किसी ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है
सबसे पहले क्या होता है कि हमारे आई पे बहुत सारा लाइट रे इस ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट मतलब बहुत सारा लाइट रे इंसिडेंट करती है। इसमें से कुछ लाइट रे जो होती है हमारे आई की तरफ इंटर करती है, तो बहुत सारे लाइट इंटर करते हैं, तब तो कंप्लीटली रूप से इमेज का फॉर्मेशन होता। वरना हम लोग जो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं वो ट्रीट करते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट मान करके हम लोग इमेज बना लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर इस पॉइंट को काउंट करके इमेज बनाएंगे तो कभी नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे क्लियरली है कि हम लोग पॉइंट मान करके ही सारे चीज को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि लाइट रे को पैरेलली इंसिडेंट कर दिया। थोड़ा सा इमेज को छोटा कर लेते हैं, देखिएगा पैरेलली इंसिडेंट किया तो यहाँ पे मेरा क्या होगा रिफ्रैक्शन। यहाँ पे जो है आपका ये पैरेलली इंसिडेंट कर दिया तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैंने यहाँ पे लाइट रे को इंसिडेंट कर दिया। तो जब यहाँ पे लाइट रे को इंसिडेंट किया इस तरह से इस ये जो केस है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे आपको ऑप्टिकल सेंटर इस तरह से हम लोग जिसे लेंस में बनाते हैं यहाँ पे इस तरह से होगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि इधर चली जाती है, डेविएट कर जाती है। फिर एक लाइट रे यहाँ से हमने क्या किया कि एक दूसरी लाइट रे जो कि मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं पास किया तो ये आपका इस तरह से चली जाती है, चलिए। फिर देखिएगा यहाँ आ गई, फिर ये लाइट रे क्या करती है, ये भी एक पैरेलल में लाइट रे की इंसिडेंट करती है और ये फिर क्या करती है यहाँ पे पड़ती है, और फिर दूसरी लाइट रे यहाँ से ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई यहाँ पे पहुंच जाती है। तो इस केस में मैंने पहले इस पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन किया, फिर इस पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन किया, और फाइनली जो मेरा इमेज बना वो इस तरह से इमेज बन गया। ऊपर वाला का इमेज देख सकते हैं आपका नीचे में बन रही है, और नीचे वाला का इमेज आपका ऊपर में बन रही है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए ये जो आपका इमेज ये है आपका, ये आपका क्या इमेज है, इमेज इसके रिस्पेक्ट में छोटा ही बनता है। अब देखिए क्योंकि ये इमेज आपका छोटा बना, स्मॉलर बना, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैंने रे डायग्राम इसलिए बना दिया ताकि आप लोग को दिमाग में ये रहे कि इमेज आपका रेटिना पर बनता है, इन्वर्टेड एंड रियल एंड इन्वर्टेड है, साथ ही साथ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। ये पूरा का पूरा जो हो गया आपका रे डायग्राम क्लियर हो गया। तो इस बात को आप लोग समझ लेंगे। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूं कि आई के बारे में। लाइट फर्स्टली लाइट इंसिडेंट ऑन कॉर्निया एंड थ्रू द कॉर्निया इट इंटर्स थ्रू द पुपिल इन आवर आई। तो ये पुपिल के थ्रू हमारे आई में इंटर करते हैं। आइरिस फिर आइरिस के बारे में कहेंगे। तो आइरिस जो हुआ दैट कंट्रोल्स द amount of light that passes through the pupil in our eye। उसके बाद आपका एक आता। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में लिख लेते हैं कि क्या क्या बात यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम में शो किया। देखिए तो इमेज का फॉर्मेशन भी हम लोगों ने कर लिया। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहां से लिखना शुरू करते हैं। ए ह्यूमन आई in a spherical shape in front of तो ए ह्यूमन आईज इन स्फेरिकल शेप इन फ्रंट। ये जो आई है रियल में आपको फ्रंट से दिखेगा स्फेरिकल शेप में। फिर हम लोग लिखते हैं फर्स्टली लाइट इंसिडेंट आप लोग को नीचे दिख रही है। फर्स्टली लाइट इंसिडेंट ऑन कॉर्निया which is transparent in medium, which is transparent part of eye। फर्स्ट लाइट इंसिडेंट ऑन कॉर्निया विच इज ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई, जो कि आई का एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। फिर लिखेंगे लाइट इंटर्स इन आई थ्रू द पुपिल। ये जो आपका पुपिल है इसके थ्रू क्या होता है, लाइट हमारे आई के अंदर में इंटर करती है। तो हमने उसी को लिखा लाइट इंटर्स थ्रू द पुपिल। फिर इसके बाद कौन कौन सा पार्ट होता है वो भी लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका आ जाता है एक्वस
ह्यूमर। फिर आपका इसके बाद आता है आपका लेंस भी आ जाता है, तो लेंस भी लिख लेंगे। फिर लेंस के पार्ट के बाद आपका आ जाता है ये विट्रियस ह्यूमर, ये भी लिख लेंगे। ये आपका लाइट होते हैं, लाइट इंटर्स इन आई थ्रू द पुपिल एंड aqueous humor, lens vitreous humor. Finally, there exists अच्छा एक बात आप लिख लीजिए इसमें, ये जो आपका लेंस होता है, लेंस इज a type of convex lens। ये जो आपका लेंस है एक तरह का, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन फाइनली image is formed on retina। इमेज जो हुआ फाइनली हम लोग का रेटिना पर बन गया। दैट इज रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देन द ऑब्जेक्ट। तो फाइनली जो ये इमेज होती है, ये आपका रियल और इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होता है। बट इसको फिर आगे लिखते हैं हम लोग, देखिएगा। बट there is a optic nerve, there is a optic nerve that gives a sense to make it इरेक्ट। और इसको क्या करता है, वो इरेक्ट का मतलब होता है सीधा आपका बनाने में ये हेल्प करता है। तो फाइनली जो होता है, देयर इज ए ऑप्टिक नर्व दैट गिव्स ए सेंस टू मेक इट इरेक्ट। अब इसके बाद जो होता है ये हो गया। फिर यहाँ पे और भी ये दो पार्ट छूट गया। एक आइरिस के बारे में तो चाहिए तो लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं, तो लिखिएगा तो लिख लीजिए। इसी में आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं, देखिएगा। दैट गिव्स a sense to make it erect। अब देखिए ऊपर से मिटा लेते हैं थोड़ा सा पहले, उसके बाद लिखेंगे as we know that इमेज डिस्टेंस, जिसको हम लोग भी कहते हैं, इज फिक्स्ड इन आवर आई। इमेज डिस्टेंस इज फिक्स्ड इन आवर आई। अब ये जो हमारा इमेज डिस्टेंस है, ये मेरा क्या है, फिक्स है। सो focal length changes
according as, so focal length changes according as ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये कहां से हुआ, इस चीज को भी ब्रैकेट में हम लोग लिख लें। चलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे लिख लेंगे, सिंस वी नो दैट 1/p - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये जो एक्सप्रेशन जानते हैं तो यहां से आप लोग को पता चल जाएगी कि आपका जो ये v फिक्स है, ये आपका फिक्स है, तो कंप्लीटली रूप से जो ये एफ होगा ये यू पे डिपेंड करेगा। तो यू पे किस तरह से डिपेंड करता है ये भी यहाँ पे बातें आती है, क्योंकि देखिए ये जब आपका फिक्स है कि पर्टिकुलर वैल्यू देगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपका u का वैल्यू बड़ा होगा, अगर आपका u का वैल्यू होगा बड़ा तो 1/u उतना ही छोटा हो जाएगा, और मतलब जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, उतना ही छोटा होगा तो ये क्या होगा, एक जो पर्टिकुलर वैल्यू है इससे एक छोटा वैल्यू घट जाएगा, और वो छोटा वैल्यू घटेगा तो वो इसकी रिसिप्रोकल हो जाएगा। क्योंकि ये उतना ही छोटा है, उतना ही छोटा है तो इसको और क्या करेगा, उतना ही बड़ा रखेगा, उतना ही बड़ा रखेगा। तो ये 1/f उतना ही बड़ा है तो ज्यादा बड़ा है, अगर वो ज्यादा बड़ा है तो उस केस में क्या करेगा, उसको छोटा कर देगा। अगर इसकी रिसिप्रोकल के मतलब ये कुल मिलाकर के यहाँ पे ये हुआ कि आप अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, एज फोकल लेंथ चेंजेस अकॉर्डिंग एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ चेंजेस अकॉर्डिंग एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इज क्लियर दैट फोकल लेंथ, it is clear that if we increase, ये अपना इमेज बना लेंगे, इसको मिटा लेते हैं, इस सब अपराधी से कोई फायदा नहीं यहाँ पे, जो है इसको बनाएंगे। If we increase the object distance, focal length decreases। कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है ये बात, आप लोग स्टार बना के लिख लेंगे साइड में। If from equation first it is clear that if we increase the object distance focal length decreases, तो फोकल लेंथ तो मुझे यहाँ पे डिक्रीज कर लीजिए, तो इमेज तो मुझे वहीं पे बनाना है, क्योंकि इमेज इसलिए वहीं पे बनाना है, तो इमेज डिस्टेंस तो मेरा फिक्स है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी, तो ये तो कोई डिवाइस तो नहीं है ना कि मैं वहां पे जाकर के ठीक कर लूंगा। यहाँ पे क्लियर है कि हमारे आई के अंदर में कोई ऐसा एक पार्ट है हमारे आई के अंदर में जो इस चीज को कंट्रोल करता है, और ये जो कंट्रोल करता है ये आपका सिलियरी मसल्स जो होता है ये हेल्प करता है इस चीज को करने में। ठीक ठीक, तो यहां पे इफ वी इंक्रीज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर आप इसको डिक्रीज करते हैं तो ये आपका इंक्रीज करेगा। इट इज एडजस्टेड, लिखिएगा, दिस एडजस्टमेंट या मेंटेनिंग, तो यही चाहिए, दिस एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ in order to satisfy equation first, सब उसी पर छोड़ दीजिए। देखिए होती क्या है कि कभी कभी उस चीज को इंडिकेट करने में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आती है, मैथमेटिकली स्टेटमेंट है। अब हुआ क्या कि अगर मैं इस तरह से लिख दूं तो पूरा का पूरा जो आपके टीचर है उस पर पड़ जाएगा, वो अपना समझे क्या हम लिखे। ठीक, तो यहाँ पे फोकल लेंथ डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, this adjustment of focal length in order to satisfy equation first is called accommodation power। इसको हम लोग accommodation power कहते हैं हिंदी में, सर इसको समझने की क्षमता इसी तरह से कुछ बोलते हैं, उतना अच्छे से याद नहीं है। चलिए तो यही हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अलग से लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये accommodation power, ये कई बार एग्जाम में 2 नंबर में डेफिनेशन में पूछ देता है कि डिफाइन एकोमोडेशन पावर, व्हाट डू यू मीन बाय एकोमोडेशन पावर। तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लें, इसका तो काम हो गया हम लोग का आएगा।
अब इस चीज को आप लोग फटाफट लिख लीजिए और देखिए एकोमोडेशन पावर का पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होता है। इसको आप लोग लिख लिए। देखिए एकोमोडेशन पावर के डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं। देखिएगा इंक खत्म हो गया। देखिएगा द एबिलिटी ऑफ आई बाय विच it changes the focal length, it changes the focal length to visualize an object at retina. The ability of eye by which it changes the focus length, by which it changes the focal length to visualize an object at retina, that is to satisfy, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u is called एकोमोडेशन पावर। इसको हम लोग एकोमोडेशन पावर के नाम से जानते हैं। चलिए तो ये आपका एकोमोडेशन पावर हो गया। अब है आपका एक नेक्स्ट टर्म, वो देखिएगा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये चीज हम लोग देखते हैं, यहां तक लिख लीजिए। देखिए इसको मिटा लेते हैं इधर वाला पार्ट को। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड फार डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये दोनों का चीज जाना एक इंपॉर्टेंट ये टर्म है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में तो ये आप लोग का फिक्स ही रहता है, मैक्सिमम स्टूडेंट बना ही देते हैं। होता क्या है कि हम लोग को या आप लोग हो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं। उससे कम अगर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट फैंट लगेगा, धूमिल जैसा लगेगा, वो उसमें क्लैरिटी नहीं रहती है। और उसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कितना डिस्टेंस मैक्सिमम तक देख पाएंगे इजीली, वो भी चीज होती है। तो उसमें से एक टर्म आता है आपका लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि आपको एग्जाम के व्यू से भी सही है। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिखिएगा इट इज द डिस्टेंस अप टू विच it is a distance up to which it is the distance up to which नहीं होगा, it is the distance it is the distance, या ऐसे लिखिएगा लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, लिखेगा इसी तरह से लिख लीजिए इट इज द डिस्टेंस एट विच वी कैन सी, या इट इज द मिनिमम लिखिए, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच we can see object with clarity। तो ये एक मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं। इट इज 25 सेंटीमीटर। ये जो आपका है 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर जो आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, 25 सेंटीमीटर तक आप इजीली किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसके बाद आता है फार डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, क्या लिखा, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस लिखा गया, सॉरी डिस्टिंक्ट विजन।
बोले होंगे सही लिखा गया है, गलत कभी कभी हो जाता है। फार डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, ये हो गया आपका, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ पे अप टू होगा, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट इजीली, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। और यह जो होता है इट इज इंफिनिटी, यह आपका इंफिनिटी होता है। मतलब ये हुआ कि किसी की भी ऑब्जेक्ट को आप इजीली इंफिनिटी तक देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो यहां तक जो होता है आप लोग का जो आज का क्लास में मेनली रूप से आई के बारे में हम लोग को पढ़ना था। आई के बारे में बस इतना ही पढ़ना था कि हमारा जो आई है उसका कौन कौन सा पार्ट जो है मेनली रूप से वर्क करता है इमेज को फॉर्मेशन में, जैसे कि आपका लाइट को एंटर करने में, लाइट को कंट्रोल करने में, फिर जाकर के आपको फोकल लेंथ को चेंज करने में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जैसे मान लीजिए कभी आपको देखेंगे नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने में, दूर के ऑब्जेक्ट में, कभी आप रिलैक्स्ड आई में देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, कभी कभी आपको ऐसा पड़ेगा, जैसे आपको बताते हैं जब आपकी लाइट नहीं रहती है, सडनली लाइट चली जाती है, तो उस केस में आप देखते हो कि आपको पूरा आंख को जोर दे करके देखना पड़ेगा। वरना अगर आपका लाइट एक प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल है तो उस केस में आप एक नॉर्मल आई में चलते हैं और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये जो है ना एक, ये सारे जो आपका वर्क है ना, ये आई के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो हैं वो सारे का अलग अलग फंक्शन होते हैं, वो सारे आपका कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा भी आपका आई का बहुत सारा चीज होता है जो कि आप लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे पर्टिकुलर। जैसे आई का दो पार्ट होता है, एक और एक रोड और कोन होता है, जो कि आपका ऑप्टिक फाइबर होता है। वो फाइबर जो होता है एक आपका, जैसे कि आपका रॉड हो गया, वो आपको लाइट के इंटेंसिटी को हेल्प में करता है, लाइट की इंटेंसिटी जो होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और आपका या उसको इंडिकेट करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और एक आपका आता है रॉड के अलावा एक कोन होता है जो कि आपको कलर को शो करने में हेल्प करता है, मतलब कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमारे आई के जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे उसको मैंने शो किया। और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में अगर पूछे भी तो आप इजीली इस तरह चीज कहीं भी बराबर ही पूछे जाते हैं, और इससे तो एक दो क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। जैसे आपको एकोमोडेशन पावर डिफाइन करने के लिए दे देगा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फार डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये सारे टर्म हो गए। या कभी कभार आपको पूछ देगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ आई विथ इट्स फंक्शन एंड रे डायग्राम, तो रे डायग्राम के साथ आपको फंक्शन के बारे में भी बोल देगा, और थोड़ा बहुत आपको लिखने के लिए देगा, तो 5 नंबर आपको इजीली पा सकते हैं। ये हमारे एक अपने नेचुरल, अपने बॉडी का एक नेचुरल पार्ट है, तो इसलिए आप लोग लिख भी सकते हैं। बस थोड़ी सी आप इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे जब एग्जाम का टाइम रहेगी, क्योंकि कभी कभी होता है कि बच्चे आई की जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसका कहाँ पे क्या पोजीशन है ये भूल जाते हैं। तो उसको अगर आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। चलिए इसी के साथ फिर मैं आप लोगों को अगले क्लास में मिलूंगा, जिसमें पर्टिकुलर मुझे डिस्कस करना है ये आज आई के बारे में हो गया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में। फिर डिफेक्ट ऑफ विजन जैसे ही खत्म होगी तो उसके बाद हम लोग उसके करेक्टनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफेक्ट ऑफ विजन था, जैसे कि मान लीजिए डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए यहीं पे लेते हैं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे, एक बार देख लीजिए फिर से। डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए मेरा कोई लेंस है, ये मेरा आई है, आई का ये मेरा लेंस है, इस तरह से था ना, ये मेरा आई है, तो ये जो मेरा आई है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी इमेज आपका ये अंदर में ही बन जाता है, मतलब जो रेटिना है उसके फ्रंट में बन जाता है, और कभी कभी उसके बैक में बन जाता है। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। या आप ऐसे समझिए कि जैसे कि आपका फार डिस्टेंस है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, तो उस केस में क्या आता है कि आपका वो जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो इंक्रीज कर जाए, और फार डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है वो डिक्रीज कर जाए। तो इसको जो एकोमोडेट करते हैं, इसको जो एकोमोडेट करते हैं, तो ये जो एकोमोडेट करने की जो होती है ना, उसके लिए मुझे कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए, क्योंकि हमारे जो वो तो मेरे आई के प्रॉब्लम की वजह से होती है, चाहे हमारे एज के इंक्रीज करने की वजह से हो जाए, तो ये जो हमारे आई में किसी प्रकार के डिफेक्ट्स हो जाने के बाद या डिफॉल्ट होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस चीज को हम लोग को करेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर मुझे अलग से लेंस यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे आई में कौन सा लेंस है,
आपका कॉन्वेक्स लेंस है, तो उस पर ध्यान दिया जाता है कि किस तरह के आपका डिफेक्ट ऑफ विजन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लेंस का यूज करके फिर आप आराम से उसका करेक्टनेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिर मैं अगले क्लास में आपको डिफेक्ट ऑफ विजन के काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा रे डायग्राम के साथ, किस तरह से डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट किया जाता है। और फिर आप लोग को 3 क्लास मुझे लगता है कि और होगा, एक क्लास में ये हो जाएगा, दूसरा क्लास में एक नेचुरल फेनोमेना दैट इज रिलेटेड टू लाइट, जो कि लाइट से रिलेटेड है, एक ये हो जाएगी। और तीसरा जो आपका आएगा मुझे लगता है कि फाइनली तीसरा क्लास जो आपका होगा, एक होगा आपका इंस्ट्रूमेंट, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एक आएगा आपका माइक्रोस्कोप आएगा, उसके बाद एक आपका टेलीस्कोप आएगा, और उसके बाद ये आपका जो रेड ऑप्टिक्स है वो करीब करीब खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे मैंने रुझसे वेब ऑप्टिक्स के बारे में, जिसमें 5-6 क्लास वो भी चलेगी। ठीक, चलिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।